बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 9 मृदा। और इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था मृदा परिच्छेदिका के बारे में। इसके अलावा मृदा के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इस भाग में हम समझेंगे मृदा के गुणों के बारे में कि मृदा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था ह्यूमस किसे कहते हैं। तो मृदा के अंदर जो सड़े गले जैव पदार्थ उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। और यह ह्यूमस मृदा को उपजाऊ बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न था कणों के अनुपात के आधार पर मृदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमने इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया था। कौन कौन से भाग थे, बलुई मृदा, मृण्मय मृदा और दोमटी मृदा। ये तीनों को ही हमने इसमें पाए जाने वाले कणों के आमाप के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है मृदा के गुण। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे मृदा में जल के अंतःस्रवण की दर को। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि जब हम कच्ची भूमि में या कच्ची सड़क पर थोड़ा जल डालते हैं तो जल उसमें अवशोषित हो जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए हमने पक्के फर्श पर जल डाला है तो वह पानी जो है वो आगे बह जाता है, उसमें अवशोषित नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी है यानी कि मृदा है, इसके अंदर जल के अवशोषण की क्षमता होती है। अब अलग अलग स्थानों पर मिट्टी में जल के अवशोषण की क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो हम किसी भी स्थान पर मिट्टी के अंदर जल के अंतःस्रवण की दर को किस तरह से माप सकते हैं उसको समझेंगे। और उसके लिए बच्चों हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है, हमें एक खोखला बेलन या पाइप लेना है। इस तरह से हमने क्या किया है, खोखला बेलन या पाइप लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी कच्ची भूमि है वहां पर हम इसे लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा देंगे। इस तरह से हमें मिट्टी में क्या करना है, इस पाइप को धंसा देना है। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे बच्चों 200 ml जल लेंगे। और क्या करना है, हमें इस समय को हमें नोट करना है जब हमने इस पाइप के अंदर जल डालना आरंभ किया है। किस समय पर हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम हमें नोट कर लेना है। और जब हम 200 ml पूरा जल जो है उसके अंदर डाल देंगे, यानी कि पूरा जल भूमि के द्वारा अवशोषित कर लिया गया है, अंतःस्रावित कर लिया गया है और हमारा जो पाइप है वो खाली हो गया है, उस समय को भी हमें नोट करना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब हम उस पाइप के अंदर पानी डाल रहे हैं तो पानी बाहर छलकना नहीं चाहिए और ना ही पानी जो है वो पाइप के बाहर गिरना चाहिए। यानी कि पूरा 200 ml जल हमें उस पाइप के अंदर डालना है। बच्चों, ये जो 200 ml जल है ये मृदा में कब अंतःस्रावित हो रहा है, उसमें समय कितना लग रहा है, इसके आधार पर हम उस मिट्टी की अंतःस्रवण की दर को ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से ज्ञात करेंगे, अंतःस्रवण दर क्या होती है, जल की मात्रा बटा अंतःस्रवण अवधि, यानी कि कितना जल हमने उसमें डाला है और उस जल को अवशोषित करने में कितना समय लगा है। तो बच्चों, हमने क्या किया, 200 ml जल यहाँ पर लिया था और हमने मान लिया है कि उसे अंतःस्रावित होने में कितना समय लगा, 20 मिनट लगा। तो उस मृदा की अंतःस्रवण की दर कितनी हो जाएगी, 200 ml बटा 20 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 ml प्रति मिनट। ये क्या है, उस मृदा की जल के अंतःस्रवण की दर है। तो इस तरह से हम किसी भी मिट्टी के अंदर अंतःस्रवण की दर को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं मिट्टी में नमी की। तो बच्चों, मृदा के अंदर नमी उपस्थित होती है, यानी कि जिस स्थान पर कच्चा स्थान है वहां पर क्या होगा, ठंडक का अनुभव होता है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में क्या होता है, दोपहर के समय यदि हम देखें तो जो खेत होते हैं या खुले मैदान होते हैं उनके ऊपर की जो वायु होती है वो हमें कंपित होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल इसी तरह से जब कहीं पर आग जल रही है तो उसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमें कंपित होता दिखाई देता है। अब ये क्यों होता है बच्चों, क्योंकि मृदा के अंदर नमी उपस्थित होती है और जब वाष्प बनके उनसे जल ऊपर उठता है तो ऊपर वाली वायु क्या होती है, सघन हो जाती है और इसीलिए हमें वो जो वायु है वो कंपित होती हुई दिखाई देती है। अब मृदा के अंदर नमी उपस्थित होती है या नहीं होती है, इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें क्वथन नली लेनी है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच मिट्टी डाल देंगे और कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से एक लौ पर रख देंगे। स्टैंड में हमने इस क्वथन नली को लगा दिया है और लौ पर हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे कि जो हमारी क्वथन नली है इसकी जो ऊपर वाली सतह है इसकी भीतरी दीवार पर हमें जल की कुछ बूंदें दिखाई देती है। ये क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जब हमने मृदा को गर्म किया तो उसके अंदर जो जल था ये वाष्पित होकर ऊपर की ओर
उठता है। और क्या होगा, जो क्वथन नली है उसका ऊपरी भाग कैसा है, ठंडा है, तो उसकी भीतरी दीवारों पर ये वाष्प जाके संघनित हो जाती है और इसीलिए हमें क्या दिखाई देती है, उस पर जल की बूंदें दिखाई देती है। इसी प्रकार बच्चों गर्मियों के दिनों में क्या होगा, मृदा से जल का वाष्पन होगा और वाष्प ऊपर उठती है, तो ये जल वाष्प जो ऊपर वाली वायु है उसे सघन बना देती है। और जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो हमें कैसी दिखाई देती है वायु, वायु हमें कंप दीप्त होती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मृदा के अंदर क्या होती है, नमी उपस्थित होती है। चलिए अगला गुण को समझते हैं। अगला गुण है मृदा के द्वारा जल का अवशोषण। तो बच्चों अलग अलग प्रकार की मृदा में जल के अवशोषण की दर भिन्न भिन्न होती है, तो इसको समझेंगे बच्चों हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से। क्या करना है, हमें प्लास्टिक की एक कीप लेनी है और हम फिल्टर पेपर को मोड़कर उस कीप के अंदर लगा देंगे। चित्र में देखिए कुछ इस तरह से हमने क्या किया है, प्लास्टिक की एक कीप ली है और फिल्टर पेपर को भी हमने कीप के आकार में मोड़कर इसके अंदर लगा दिया है। अब क्या करना है, अब हम मिट्टी का 50 ग्राम पाउडर तोल लेंगे। हमें यहाँ पर शुष्क मृदा लेनी है जिसमें से हमने क्या किया है, उस मिट्टी को गर्म करके उसमें से जल बाहर निकाल दिया है, नमी को हमने हटा दिया है। तो कितनी मृदा ली हमने, 50 ग्राम, और फिर हमने उसे फिल्टर पत्र में डाल दिया। अब एक मापन सिलेंडर के अंदर हम थोड़ा जल लेंगे और कितना जल लिया है वो हमें नोट कर लेना है और फिर ड्रॉपर की सहायता से जल को बूंद बूंद करके इस मिट्टी में गिराना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो जल हम डाल रहे हैं वो हमें पूरी मृदा में गिराना है, एक ही स्थान पर हमें नहीं डालना है। और बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हम इस जल को तब तक डालते रहेंगे जब तक कि जल कीप के नीचे से गिरना आरंभ न कर दे। यानी कि हम जब बूंद बूंद करके इस जल को इस मिट्टी में डाल रहे हैं तो हमें ये क्रिया तब तक जारी रखनी है जब तक कि जल इस मिट्टी में से होकर नीचे गिरना आरंभ न कर दे। फिर हम क्या करेंगे, जो मापन सिलेंडर के अंदर जो जल बचा हुआ है उसका हम मान नोट कर लेंगे और उसे हम आरंभिक आयतन में से घटा देंगे। तो इससे हमें जो मृदा के द्वारा धारण किया गया जल है उसकी मात्रा का पता चल जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमने मिट्टी कितनी ली थी, 50 ग्राम मिट्टी ली थी और जो हमने मापन सिलेंडर के अंदर पहले जल लिया था यानी कि इसका जो आरंभिक आयतन था वो कितना था, UmL था, और जो अंतिम आयतन है वो हमने कितना माना है कि वो VmL है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रारंभिक आयतन है जल का उसमें से हम अंतिम आयतन को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मृदा के द्वारा अवशोषित जल का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि ये हमें किस में मिल रहा है, ml में मिल रहा है, तो हम इसे ग्राम में परिवर्तित कर देंगे। बच्चों 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे कि मृदा के द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, U-V ग्राम। तो यहाँ पर हम जो है अवशोषित जल का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पर कि मृदा के द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान कितना है और मृदा हमने कितनी ली है उसको हम भाग कर देंगे और 100 से हम इसे इंटू कर देंगे तो हमें मृदा के द्वारा अवशोषित जल का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। और ये जो अवशोषित जल है इसी के द्वारा तालाब, कुएं आदि तथा भूमि में जल का स्तर जो है वो बढ़ता है। किसके कारण बढ़ रहा है, मृदा जो है जल का अंतःस्रवण कर रही है, तो इसीलिए भौम जल जो है उसमें वृद्धि होती है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं मृदा और फसलें, यानी कि किस तरह से मृदा के प्रकार के आधार पर फसलों का निर्धारण किया जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है और उसी के आधार पर वहां पर कौन सी फसल उगानी है इसका चयन किया जाता है। तो बच्चों पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता आदि जलवायु परिस्थितियां किसी भी स्थान की मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करती है और मृदा की संरचना में परिवर्तन लाती है। अब जब मृदा अलग अलग है तो हर स्थान पर उगाई जाने वाली फसलों का प्रकार भी अलग अलग होता है। किसी भी स्थान की मृदा तथा जलवायु कारक ये किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति अथवा फसलों को प्रभावित करते हैं। तो हम मिट्टी के आधार पर क्या करते हैं, फसलों का चुनाव करते हैं। जैसे कि बच्चों मृण में और जो दुमटी मृदा है ये गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है और इसी के साथ साथ इसमें ह्यूमस भी अधिक होती है, तो ये फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हम धान की फसल। तो जो चावल की फसल होती है इसके लिए ऐसी मिट्टी उपयुक्त होती है जिसके अंदर मृतिका और जैव पदार्थ अधिक मात्रा में हो। इसी के साथ साथ चावल की फसल के लिए ऐसी मिट्टी उपयुक्त होती है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो, यानी कि जो चावल की फसल है उसे पानी की आवश्यकता अधिक होती है, तो इसके लिए जो मृणमय मृदा है वो उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है बच्चों मसूर की और अन्य दालों के लिए, इसके लिए हम कौन सी मृदा काम लेते हैं, दुमटी मृदा। तो इस मृदा के अंदर क्या होती है, जल की निकासी आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार कपास के लिए
बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा का उपयोग किया जाता है। इसमें से भी क्या होगा, जल की निकासी आसानी से हो जाती है और पर्याप्त मात्रा में इसमें वायु भी उपस्थित होती है। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी काम में ले रहे हैं हम, बलुई दोमट अथवा दोमटी मृदा। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम मृदा अपरदन की। क्या होता है मृदा अपरदन, किसी भी कारण से मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो हट जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, अपरदन कहते हैं। किस कारण से हो सकता है, ये जल के कारण हो सकता है, पवन के कारण हो सकता है या बर्फ के द्वारा हो सकता है। क्या होता है इसमें, मृदा की ऊपरी परत हट जाती है, इसे क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो पौधों की जड़ें होती है ये मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती है और यदि पौधों की अनुपस्थिति है, किसी स्थान पर पेड़ पौधे नहीं है तो मिट्टी कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है। और जब बहुत तेज पवन चलती है या जल का प्रवाह होता है तो उसके साथ में मृदा की ऊपरी परत बह जाती है, इसे हम क्या कह रहे हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। बच्चों ये जो मृदा का अपरदन होता है ये मरुस्थल अथवा बंजर भूमि में अधिक होता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सतह पर वृक्ष या तो बहुत कम होते हैं या फिर कोई भी वनस्पति यहाँ पर नहीं होती है। अब ये मृदा अपरदन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वनों की कटाई हो रही है, वनों का उन्मूलन हो रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो है इसे रोकना है और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण हमें करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।